हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य, जो है हमारे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 से। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की अनुक्रमणिका। देखिए बच्चों, यहाँ अनुक्रमणिका दी हुई है। यहाँ पर पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। पार्ट 2 है ब्रिटिश प्रशासन, नीतियाँ और प्रभाव। पार्ट 3 है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष। पार्ट 4 है राष्ट्रीय एकीकरण। अब पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे पार्ट 1 से 4 तक के प्रश्न उत्तर। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पार्ट 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रश्न उत्तर। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले अध्याय 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। प्रश्न नंबर 1, लोकतंत्र के मुख्य तत्व कौन से? जो हमें प्रश्न क्रमांक 1 पूछा गया है, उसमें दिया हुआ है लोकतंत्र के मुख्य तत्व क्या है। तो लोकतंत्र के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यह क्या है? लोकतंत्र के प्रमुख तत्व है। इन तत्वों के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। इन तत्वों के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखा बच्चों। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय लक्ष्य से क्या आशय है? हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं? पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 42 पर से उत्तर देख के लिखना है हमें। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? तो देखिए बच्चों, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए वह कार्य करता है, उसी प्रकार राष्ट्र के भी कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें सम्मुख रखकर राष्ट्र कार्य करता है। देश की प्रगति और समृद्धि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। सरकार इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कानून बनाती है तथा प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर राष्ट्रीय लक्ष्य का उत्तर लिखा हुआ है। राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए वह कार्य करता है, उसी प्रकार राष्ट्र के भी कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें सम्मुख रखकर राष्ट्र कार्य करता है। राष्ट्रीय लक्ष्य, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय लक्ष्य कहलाता है। राष्ट्रीय लक्ष्य निम्नलिखित है: लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। ये क्या है? हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य है। तो इस तरह से बच्चों, हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा? हमारा लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हमें 42 और 43 से देखकर लिखना है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए बच्चों, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ साथ समान अधिकारों की प्राप्ति हो, समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर बिना भेदभाव के उपलब्ध हो। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक उत्तम सरकार का निर्वाचन करना नागरिकों का कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जिससे सरकार जनहित में कार्य करता है। तो उस प्रणाली को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि जनहित के ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। उस शासन को लोकतंत्र कहते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ लोकतंत्र की विशेषताएं लिखी है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं: लोकतंत्र आम लोगों की भलाई का मनोरथ रखता है। लोकतंत्र क्या करता है? आम लोगों की भलाई का मनोरथ रखता है। यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है और इससे लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। इससे क्या होता है? लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। इस तरह से हमने लोकतंत्र क्या है वे भी आपको समझा दिया है बच्चों। और आप अब यहाँ से देखकर आप लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। एक नागरिक के रूप में हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है? एक नागरिक के रूप में हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 43 पर से। एक नागरिक के रूप में हमें ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की आवश्यकता है जिसमें रहकर वह अपना विकास समुचित ढंग से कर सके।
एक नागरिक क्या है, नागरिकों के संपूर्ण विकास जो है वह के रूप में ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की आवश्यकता है जिसमें रहकर वह अपने विकास समुचित ढंग से कर सके। राज्य उन परिस्थितियों का निर्माण करता है, राज्य में रहते हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसके लिए उसे स्वतंत्रता की आवश्यकता है। उसे क्या कहेंगे हम, एक नागरिक की स्वतंत्रता। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे हम पृष्ठ क्रमांक 48 पर। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों की रक्षा करने के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा है, जिससे संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को पारित किया था। इसीलिए प्रतिवर्ष इस घोषणा की वर्षगांठ विश्व के सभी देशों में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाई जाती है, जो हमने यहाँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट किया है बच्चों। आप उसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकारों की रक्षा करने के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानवाधिकार की सार्वभौम की घोषणा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को पारित किया। इसीलिए प्रतिवर्ष इस घोषणा की वर्षगांठ विश्व के सभी देशों में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है और अपनी गरिमा एवं अधिकारों के मामले में बराबर है। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने में लोगों के बीच नस्ल, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, राष्ट्रीयता अथवा सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति तथा अन्य स्तरों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार है और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं? मानव अधिकार जो है उसके संरक्षण के हेतु क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 48 पर मिलेगा। मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित प्रयास किए गए। मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित प्रयास किए गए। रैली निकलवाना, मानव श्रृंखला बनाना, अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु अभियान चलाना, फिर है दूरदर्शन, रेडियो व वीडियो फिल्मों के माध्यम से जानकारी देना, समाचार पत्र, पोस्टर, नारों आदि के द्वारा प्रचार प्रसार करना, बैठकों व संगोष्ठियों में मानव अधिकार व संरक्षण पर चर्चा आयोजित करना। इस तरह से मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे थे। उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझाई जा रही थी। बैठकों व संगोष्ठियों का आयोजन होता था, समाचार पत्र, पोस्टर, नारों आदि से प्रचार प्रसार करते थे, दूरदर्शन, रेडियो, वीडियो फिल्मों के माध्यम से जानकारी देना, रैली निकलवाना, मानव श्रृंखला बनाना, अधिकारों के प्रति जागरूक करना। इस तरह से मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रयास किए गए। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना क्यों जरूरी है? प्रश्न क्रमांक 7 जो है हमारा, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना क्यों जरूरी है? इस प्रश्न का उत्तर हमें पृष्ठ क्रमांक 49 पर मिलेगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोकतंत्र में जन सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी रहता है। लोकतंत्र में क्या है? जन सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी रहता है। जब तक जन सामान्य राजनीतिक प्रश्न को भली भांति नहीं समझेगा तब तक उसकी सहभागिता न तो प्रभावशाली होगी और न अर्थपूर्ण रहेगी। इसके लिए जनता का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। अतः जनता का शिक्षित होना लोकतंत्र की पहली आवश्यकता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना क्यों जरूरी है? देखिए, हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा करना व उसे सफल बनाना। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर है? जनता पर निर्भर है।
लोकतंत्र में जनसामान्य राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी रहता है। जब तक जनसामान्य राजनीतिक प्रश्नों को भली भांति नहीं समझेगा तब तक उसे उसकी सहभागिता न तो प्रभावशाली होगी और न अर्थपूर्ण रहेगी। इसके लिए नागरिकों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। यह आवश्यक है कि नागरिक स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझे और उन पर अपने विचारों को व्यक्त करे। अशिक्षित नागरिक अपने स्वविवेक से न तो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और न वह राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों पर अपनी गंभीर राय दे सकता है। नागरिकों का शिक्षित होना लोकतंत्र की पहली आवश्यकता है। तो इसीलिए लोकतंत्र की सफलता जनता का शिक्षित होना आवश्यक है। इस तरह से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख लीजिए बच्चों। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। मानव अधिकारों के हनन की स्थिति में किस तरह मानव अधिकार आयोग के पास शिकायत भेजी जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर हमें पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 49 पर मिलेगा। आयोग के पास शिकायत भेजने का तरीका, आयोग जो है उसके पास शिकायत भेजने का तरीका क्या है? पीड़ित व्यक्ति के द्वारा स्वयं अथवा पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आयोग को सीधे प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। आयोग के पास पीड़ित व्यक्ति स्वयं जा सकता है या अथवा पीड़ित व्यक्ति के ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आयोग को सीधे प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। शिकायत दर्ज कराने हेतु वकील की आवश्यकता नहीं है। शिकायत दर्ज करने के लिए वकील की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। शिकायत दर्ज कराने हेतु किसी भी प्रकार का प्रपत्र निर्धारित नहीं है और न ही कोई शुल्क लिया जाता है, न ही कोई स्टैम्प टिकट लगाया जाता है। तो इस तरह से हमने जो है हमारा मानव अधिकारों के हनन की स्थिति में मानव अधिकार आयोग के पास शिकायत भेजी जा सकती है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा है हमने। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है? पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 46 पर उत्तर मिलेगा। लोकतंत्र में मतदान का बहुत अधिक महत्व है। मतदान द्वारा मतदाता यह तय करती है कि वह किस प्रकार के प्रतिनिधियों को अपने शासक के रूप में चाहता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्येक वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो अपने मत का प्रयोग अपनी इच्छा से कर सकता है। लोकतंत्र में आम लोगों द्वारा किया गया मतदान ही तय करता है कि देश का शासक कैसा होगा। इस तरह मतदान का महत्व है। जैसे कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मतदान का बहुत अधिक महत्व है। मतदान द्वारा मतदाता यह तय करता है कि वह किस प्रकार के प्रतिनिधि को अपने शासक के रूप में चाहता है। जब अब तक हमारे देश में संघ सरकार के लिए 16 सामान्य निर्वाचन हो चुके, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्येक वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है अपने मत का प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता है। हमारे देश के कुछ नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, जिसका मुख्य कारण उन्हें अपना मत देने का स्वयं अधिकार है। तो इस तरह से मतदाता लोकतंत्र में मतदाता का महत्व है। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए बच्चों। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। किन बातों से पता चलता है कि भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है? हमें प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया पंथ निरपेक्षता को अपनाना। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 44 पर। निम्नलिखित बातों से पता चलता है कि भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य सभी व्यक्तियों को पंथ और मजहबों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। पंथ क्या है? पंथ निरपेक्ष राज्य सभी व्यक्तियों को पंथ और मजहबों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सभी व्यक्तियों को अपने पंथ और उपासना की स्वतंत्रता होती है और राज्य, धर्म या संप्रदाय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य क्या करेगा? धर्म और संप्रदाय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इस तरह से भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया। देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य सभी व्यक्तियों को पंथ और मजहबों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्तियों को अपने पंथ और उपासना की स्वतंत्रता होती है। राज्य, धर्म एवं संप्रदाय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वर्तमान समय में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो किसी पंथ विशेष को प्रधानता देते हैं।
उदाहरण के लिए पाकिस्तान का संविधान, उदाहरण के लिए हमारे देश में, हमारे राज्य में किसी भी पंथ को मान्यता नहीं देते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि पंथ निरपेक्ष राज्य सभी व्यक्तियों को पंथ और मजहबों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सभी व्यक्तियों को अपने पंथ और उपासना की स्वतंत्रता होती है। राज्य, धर्म और संप्रदाय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसे आप अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए बच्चों। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का पाठ 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य, अध्याय 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 6 स्थल एवं स्थलाकृतियाँ।